हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 जो आपकी एनसीईआरटी बुक साइंस की बुक का 8th चैप्टर है, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो टोटली हम इस चैप्टर में किन चीज़ों से डील करेंगे, वो फंडामेंटली वो आसपास घूमेंगी किन चीज़ों के, सेल के। तो हम समझते हैं सेल क्या होती है। जैसे हम ये पढ़ते हैं फिज़िक्स या केमिस्ट्री में कि सबसे छोटी चीज़ जो है वो एटम होती है ना, लेकिन बायोलॉजी में जब हम बात करते हैं तो हम एटम को नहीं पढ़ते, हम किसको पढ़ते हैं, सेल को, और सेल के अंदर के कंपोनेंट को। तो हम ये देखेंगे कि एटम और मॉलिक्यूल्स में और कंपाउंड्स में और सेल में क्या फ़र्क है। हम बायोलॉजी के अंदर लिविंग चीज़ की बात करते हैं, मतलब जब भी हम लिविंग सिस्टम्स की बात करते हैं तो हम सेल को कंसिडर करते हैं। हम उस सबसे छोटी यूनिट के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट्स, जो कैपेबल होती है खुद में, मतलब खुद में सक्षम हो, वो है आत्मनिर्भर। आपने सुना होगा, मतलब सेल्फ सफिशिएंट हो। तो इसीलिए हम सेल को कंसिडर करते हैं, हम एटम मॉलिक्यूल्स की बात नहीं करते बायोलॉजी के अंदर या बायोलॉजिकल साइंस में या लिविंग सिस्टम के अंदर। तो चलते हैं, देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। द स्मॉलेस्ट सेल्फ सफिशिएंट यूनिट विच इज़ कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। एक ऐसी स्मॉलेस्ट यूनिट जो सेल्फ सफिशिएंट है, मतलब खुद में ही सब कुछ है और वो कैपेबल है अकेले रहने की। मतलब अगर उसको अकेला भी छोड़ दो तो वो इतनी कैपेबल है कि वो अकेले अपनी पूरी लाइफ स्पैन कंप्लीट कर लेगी। तो ये थी बात सेल की। तो हम इसमें उसके स्ट्रक्चर्स और उसके फंक्शंस को जानेंगे। और आपने पता है वेरियस साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कैरी आउट करे एक्सपेरिमेंट और पता लगाया कि स्मॉलेस्ट लिविंग कंपोनेंट जो है वो सेल है। उसमें से सबसे बड़ा नाम किसका है, सेल की डिस्कवरी करने वाले वो थे एंटोनी वैन लियनहुक। ये जो थे 1632 में बॉर्न हुए थे और 1723 में ये एक्सपायर हो गए थे। तो इन्होंने क्या बनाया था, इन्होंने एक माइक्रोस्कोप बनाया था जिसकी हेल्प से इन्होंने पहली बार किसमें, सेल्स को ऑब्जर्व किया था। उन्होंने टार्टर सेल्स में ऑब्जर्व किया था, मतलब नॉन लिविंग सेल्स को ऑब्जर्व करके बताया था कि स्मॉलेस्ट सेल्फ सफिशिएंट यूनिट जो है वो सेल है। कैरी आउट द बेसिक्स फंक्शन, क्या करती है सेल जो है, बेसिक फंक्शंस को कैरी आउट करती है। दूसरी चीज़ बच्चों हम यहाँ देखेंगे, द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ अ ऑर्गन विच इज सेल। मतलब हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है वो क्या है, सेल है। क्या है बच्चों, सेल है। तो फिर हम आगे चलेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल पे। अब रॉबर्ट हुक कौन से साइंटिस्ट, हमें साइंटिस्ट के नाम भी याद रखना है कि रॉबर्ट हुक ने क्या किया, इन 1665 ऑब्जर्व द स्लाइस ऑफ कॉर्क अंडर द सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस। कॉर्क इज अ पार्ट ऑफ बार्क ऑफ ट्री and he took a thin slice of cork and observed them under the microscope. He noticed the partition boxes and compartment in the cork slide. These boxes appeared like honeycomb, and he noticed the one of the box separated from other box by a wall or partition. Hooke coined the term cell for the each boxes, and Hooke observed the boxes or cell in the cork are actually dead. अब जानते हैं कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में क्या किया है, ये इतना उसमें मेंशन किया गया है। रॉबर्ट हुक ने कॉर्क सेल ली। कॉर्क क्या होता है, कॉर्क जो पेड़ की छाल होती है उसके अंदर का जो पोर्शन होता है उसको हम कॉर्क कहते हैं। तो ये देखें कॉर्क, आप देख सकते हैं क्या होता है। जो ये भाई साहब लेके आ रहे हैं हाथ में, ये वाइट कलर का अंदर से पेड़ के बार्क के अंदर का, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्क। इसकी रॉबर्ट हुक ने एक स्लाइस ली और एक छोटे से मैग्नीफाइंग डिवाइस के अंदर रख के इसको देखा। तो उन्होंने क्या पाया उसमें, उन्होंने बहुत सी डिफरेंट चीज़ें पाई कि कॉर्क की जो स्लाइस है वो डिफरेंट कंपार्टमेंट में बटी हुई है। क्या बटी हुई है, कॉर्क की जो स्लाइस है वो डिफरेंट कंपार्टमेंट में बटी हुई है और डिवाइडेड है, जिसको उनको कौन सा स्ट्रक्चर की तरह लगा, उसको
जैसे हनी कॉम का स्ट्रक्चर होता है, हनी कॉम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसा ऐसा ऐसा, अगर मैग्नीफाई करके उसको देखो कि रिंग रिंग के फॉर्म में होता है और ऐसे होल होते हैं। अब जो ये बॉक्सेस थे सेल्स के, जो जो कॉर्क में दिख रहे थे, ये कंपार्टमेंट, ये एक दूसरे से सेपरेटेड थे। किसकी हेल्प से? वॉल या पार्टीशन की मदद से। हुक कॉइंड द सेल फॉर ईच बॉक्स। हुक ने हर एक छोटे से कंपार्टमेंट का नाम क्या दिया? सेल। क्या नाम दिया इसको? सेल दिया। सेल नाम दिया इस छोटे छोटे कंपार्टमेंट को जिसने उसने कॉर्क सेल में देखा था। अब फिर हम आगे चलते हैं, और ये जो कॉर्क सेल थी वो किस टाइप की सेल थी बच्चों? डेड सेल थी। कॉर्क जो होता है वो बना होता है डेड सेल्स से। तो जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने क्या डिस्कवरी करी? एंटोनी लेवेनहुक ने क्या किया था? इन्होंने भी सेल्स को देखा था और माइक्रोस्कोप बनाया था, और रॉबर्ट हुक ने इन्होंने भी सेल को देखा और अपने अपने तौर पर दोनों ने अपनी रिसर्च पब्लिश करी। पहली बार एंटोनी वैन लेeuwenhoek ने देखा था, लेकिन उसको पढ़ने के बाद, कॉर्क सेल को एक्सप्लेन करने के बाद कुछ पब्लिश करने का काम किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। अब जो लिविंग सिस्टम की सेल्स हैं बच्चों, जो लिविंग सेल्स हैं, इनको हम सिर्फ किसकी मदद से देख सकते हैं? इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप की वजह से। इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप्स की मदद से हम इन सेल्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। वेरी लिटिल नॉन अबाउट द सेल ऑफ नेक्स्ट 150 ईयर आफ्टर द रॉबर्ट हुक ऑब्जर्वेशन। जब रॉबर्ट हुक ने ये ऑब्जर्वेशन की, इसके 150 साल बाद तक हमें सेल्स के बारे में बहुत कम पता था। क्यों हमें सेल्स के बारे में बहुत कम पता था? क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी जिसकी वजह से हम सेल्स को और अच्छे से देख पाएँ और अच्छे से समझ पाएँ। तो ले दे के फिर एक टेक्नोलॉजी आई, हायर लेवल का मैग्नीफाइंग ग्लास, माइक्रोस्कोप। पहले क्या, रॉबर्ट हुक ने मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा था, जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में आता है ना, उससे। फिर उसके बाद एंटोनी लेeuwenhoek ने और ग्रेटर लेवल पर और अच्छे तरीके से माइक्रोस्कोप बनाया, और फिर इन सेल्स को देखा, स्टडी किया और अपना वर्क पब्लिश किया। अब बात में समझ आई कि सेल की डिस्कवरी में बच्चों दोनों का नाम आता है, एंटोनी वैन लेeuwenhoek का और रॉबर्ट हुक का। रॉबर्ट हुक ने कॉर्क सेल को स्टडी करा मैग्नीफाइंग ग्लास से, और एंटोनी वैन लेeuwenhoek ने माइक्रोस्कोप डिज़ाइन करा और अच्छे लेवल पर सेल को पढ़ा। अब चलते हैं हम सेल्स की तरफ कि सेल क्या होती है। Both the bricks in the building and the cell in the living organism are the basic structure unit। जैसे कि मकान में, बिल्डिंग के अंदर जो बेसिक यूनिट होती है, ब्रिक होती है, ईंट जिसको आप बोलते हैं, वैसे ही ह्यूमन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट सेल होती है। द बिल्डिंग though built of similar bricks have different design, shape and sizes। हमें पता है कि डिफरेंट तरह की बिल्डिंग बनती तो सिर्फ एक ही टाइप की ईंट से हैं, ईंटों से, ब्रिक्स से, मतलब उनके डिज़ाइनिंग, शेप, साइज़ अलग अलग होते हैं बिल्डिंग के, लेकिन वो बनी होती हैं एक ही तरह की ब्रिक से। सिमिलरली जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो बने सारे के सारे सिर्फ एक ही सेल से हैं, एक ही टाइप की सेल जब रिपीट होके बनी तो उन्होंने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना दिया, अलग अलग शेप बना दिया, अलग अलग साइज़ बना दिए। तो हमें ये बात समझना है कि जैसे सेम तरह की ब्रिक्स डिफरेंट बिल्डिंग्स को कंट्रीब्यूट करती हैं, वैसे ही सेम तरह की सेल्स डिफरेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट और स्ट्रक्चर को बनाती हैं। और ये वो स्ट्रक्चर है आप देख रहे हैं जो रॉबर्ट हुक ने ऑब्जर्व किया था। हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर किसमें देखा था? कॉर्क सेल में। अब हम आगे चलते हैं। यही एक्सप्लेनेशन दिया है कि जैसे ब्रिक वॉल होती है, वैसे ही सेल जो हैं वो फॉर्म करती हैं किसी भी टिश्यू को, ऑर्गन सिस्टम को या लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो अब देखते हैं कि जो हमारे पास हैन का जो एग होता है वो सिंगल सेल होता है, लेकिन उसको हम आसानी से देख सकते हैं। कुछ सेल इतने छोटे होते हैं स्टूडेंट्स कि उनको हम बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते,
और कुछ सेल्स जो होते हैं ना, मोस्टली जो होते हैं, जो बड़े साइज़ के होते हैं, उनको हम आँखों से देख सकते हैं। एक और बड़ा सिंगल सेल जो है वो क्या है, हैन का एग है। हैन का एग एक सिंगल सेल है जिसके अंदर आसपास क्या भरा होता है, एल्ब्यूमिन भरा होता है, और बीच में येलो कलर का यॉर्क टाइप का स्ट्रक्चर भरा रहता है, जिसको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनिज्म शो वेराइटी इन सेल नंबर, शेप एंड साइज। अब अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग तरह के सेल के नंबर प्रेजेंट होते हैं। मतलब कोई छोटा है तो उसमें सेल के नंबर कम होंगे, कोई बड़ा है तो उसमें सेल के नंबर ज़्यादा होंगे। अलग अलग तरह की शेप्स की सेल प्रेजेंट होती हैं क्योंकि वो अलग अलग ऑर्गन्स को बनाती हैं। साइंटिस्ट हैव ऑब्जर्व्ड एंड स्टडी द लिविंग सॉइल cells. They use the microscope which magnifying object. The stained dyes are used to color the part of the cell to study the detail structure. अब आप हायर क्लासेस में जाएंगे जब 11th में, और अभी भी आप अगर जाएंगे बायोलॉजी लैब में अपनी स्कूल की, तो वहाँ पे जो बायोलॉजी लैब की टीचर हैं वो डिफरेंट तरह की स्टेन यूज़ करती हैं। स्टेन मतलब डाई। डाई क्या करती हैं? ओहो, आप ये सोच रहे होंगे कि अब हमारी टीचर्स क्या सेल में भी कलर भरती हैं? नहीं, वो सेल में कलर्स या डाई का इस्तेमाल इसलिए करती हैं ताकि दूसरे स्ट्रक्चर्स उनको क्लियरली दिख सकें। मतलब अब आप सोचो ना, हर चीज़ अगर सेल के अंदर वाइट कलर की है तो आप देख ही नहीं पाओगे, है ना, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। जैसे आप अगर पॉलीथीन, जो ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन है उसके अंदर का सामान आपको आसानी से दिख जाता है। लेकिन अगर आप सोचो एक स्विमिंग पूल है और उसके अंदर ग्लास के बने हुए अलग अलग मटेरियल रखा है, तो आपको वो ग्लास का मटेरियल आसानी से स्विमिंग पूल के अंदर क्यों नहीं दिखता? इसलिए नहीं दिखता क्योंकि दोनों एक ही कलर के हैं और एक ही तरह के एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं। इसलिए हम स्टेन या डाइस का इस्तेमाल करते हैं ताकि अलग अलग चीज़ जो है, अलग अलग सब्सटेंस सेल के अंदर प्रेजेंट है, वो अलग अलग तरह की डाई को एब्जॉर्ब करते हैं। कोई कम करता है, कोई ज़्यादा करता है, और इस वजह से हम उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और आसानी से पढ़ सकते हैं। तो आप अगर डाई या स्टेन का इस्तेमाल करेंगे तो कुछ ऐसा आपको व्यू क्लियरली देखने को मिलेगा सेल का। इसलिए हम डिटेल स्ट्रक्चर के लिए और बेटर स्टडी के लिए हम ये डाई या स्टेन का इस्तेमाल करते हैं बायोलॉजी लैब में, या आप बोल सकते हैं साइंस लैब में। There are millions of the living organisms. They are of different shape and size, and their organ also vary in the shape and size and the number of cells. देखो, इतने मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म हैं, जीव जंतु हैं, इतने सारे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ये सारे डिफरेंट शेप और साइज़ के हैं, और इनके ऑर्गन भी डिफरेंट शेप और साइज़ के हैं और सेल नंबर के हैं। लेकिन ये सब कहीं ना कहीं एक ही टाइप के सेल का एक बेसिक स्ट्रक्चर है, उन्हीं से बने। अब देखो, डिफरेंट टाइप की सेल्स जो हैं वो डिफरेंट फंक्शन करती हैं। जैसे ये स्टेम सेल्स यहाँ दी गई हैं। स्टेम सेल्स का क्या काम है? ये हमारी पूरी बॉडी में अलग अलग तरह की सेल्स बनाती है। मतलब ये सेल बोन सेल भी बना सकती है, ब्लड सेल भी बना सकती है, मसल सेल भी बना सकती है, फैट सेल भी, स्किन, मतलब ये सब कुछ कर सकती है। अब बोन सेल जो है ये बोन्स को बनाती है, ब्लड सेल ब्लड को बनाती है, मसल सेल बॉडी के अंदर मसल बनाती है, फैट सेल फैट को स्टोर कर सकती हैं, स्किन सेल्स बॉडी को कवर करती हैं, नर्व सेल्स हमें ये बताती हैं जैसे आपके पैर में कांटा चुभ गया तो ये कैसे पता चलता है। सारी बॉडी का कोऑर्डिनेशन, सारे ऑर्गन सिस्टम का कोऑर्डिनेशन कौन करती है? नर्व सेल करती है। फिर एंडोथेलियल सेल जो हमारे एलिमेंट्री कनाल मतलब फूड पाथवे में प्रेजेंट होती है खाना खाने। फिर ये सेक्स सेल्स हैं, ये पेनक्रियाटिक सेल्स हैं, और ये कैंसर सेल्स हैं जो यहाँ पर दी गई हैं। अब आपको स्टूडेंट समझ में आया होगा कि डिफरेंट टाइप की सेल्स जो होती हैं वो डिफरेंट फंक्शन कैरी करती हैं, लेकिन इनके अंदर कुछ बेसिक यूनिट सेम होती है। जैसे कि सबके अंदर सेल मेम्ब्रेन होगी, और प्लांट होंगे तो सेल वॉल होगी, और डैश और दूसरे सब्सटेंस होंगे अलग अलग, जिनको सब्सटेंस नहीं बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनल्स बोलते हैं। वो ऑर्गेनल्स को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। अब चलते हैं नंबर ऑफ सेल पे। कैन यू गैस द नंबर ऑफ सेल इन द टॉल ट्रीज? क्या आप पता लगा सकते हैं कि बड़े सारे पेड़ में कितने सेल्स हैं?
उसमें बिलियंस और मिलियंस में सेल हैं। किस काउंट में? बिलियंस और मिलियंस में सेल प्रेजेंट है किसी भी टॉल ट्रीज में। और आपको पता है 1 बिलियन में 1000 मिलियन होते हैं और 1 ट्रिलियन में 1000 बिलियन होते हैं। तो ये मैथ्स की चीज़ें हैं, आप सिंपल से समझ लें कि 1 बिलियन में 1000 मिलियन होते हैं और 1 ट्रिलियन में 1000 बिलियन होते हैं। तो इतने सारे सेल्स किस में प्रेजेंट है? एक बड़े से पेड़ में या एक बड़े से ट्री में, जिसको बोल सकते हो आप। ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल आर कॉल्ड मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। वो ऑर्गेनिज्म जो एक से ज़्यादा तरह की सेल से बने हुए हैं उनको हम क्या बोलते हैं? मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। उन ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं? मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। जैसे कि ह्यूमन बीइंग है, डॉग है, कैट है, ये सब एक से ज़्यादा सेल के बने हुए हैं, तो हम इनको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? इनको हम मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। Surprised to know that organism with a billion of the cell begin the life at a single cell which is fertilized egg। आपको ये पता चलेगा तो ये बहुत हैरानी होगी आपको कि जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है इनकी शुरुआत भी एक सेल से हुई है। क्योंकि ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन जब स्पर्म और ओवम जो होते हैं दोनों पेरेंट्स के मीट करते हैं तो एक सेल बनती है जिसको हम क्या बोलते हैं? जाइगोट कहते हैं। वो एक ही सेल पूरे ऑर्गेनिज्म को या जीव को बनाती हैं। तो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म का कहीं ना कहीं नाता जो है वो सिंगल सेल से है, क्योंकि सिंगल सेल ही उसको जो जाइगोट सेल होती है वो कंप्लीटली बनाती है। अब बात समझ में आई आपको? The fertilized egg cell multiplies and number increase and development proceed। क्या होता है? फर्टिलाइज सेल जो होती है वो जाइगोट बनाती है, वो क्या करती है? अपने नंबर्स को इंक्रीज करती है, डिवाइड करती है और डेवलपमेंट प्रोसेस टेक पार्ट होती है, मतलब प्रोसीड करती है। अब जो सिंगल सेल के बने हुए ऑर्गेनिज्म हैं उनको क्या बोलते हैं हम? यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। जैसे इसमें क्या है? इसमें अमीबा है जिसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं है। और ये क्या बोल सकते हो? आप तो यही सोच रहे होंगे कि ये स्लीपर है, इसको तो पहन लो। तो हाँ, याद करने का बहुत अच्छा तरीका है कि जो आपकी स्लीपर या घर की पैर में पहनने वाली चप्पल की तरह लगने वाला कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो आप उसको क्या बोल सकते हो? उसको आप क्या कह सकते हो? वो पैरामीशियम है। पैरा मतलब पैर में पहनने वाला, मीशियम है पैरामीशियम। अब हम चलते हैं आगे, और ये थे यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल। A single-celled organism perform all the necessary function that multicellular organism perform। वो सारे करतूत कारनामे या बदमाशियाँ जो एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म करता है और अपनी लाइफ को बिताता है, वो सारे के सारे फंक्शन एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में भी प्रेजेंट होते हैं। जैसे आपको पता होगा कि अमीबा जो होता है अपने फूड को कैप्चर करता है, उसको डाइजेस्ट करता है और मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की तरह एक्सपायर करता है, एक्सक्रीट करता है, ग्रो करता है और रिप्रोड्यूस करता है। ये सारे वो फंक्शन हैं जो कोई मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म करता है। लेकिन ये सारे फंक्शन कहाँ पाए जाते हैं स्टूडेंट्स? एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में भी पाए जाते हैं। तो वो सारी कारस्तानियाँ जो एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म करता है वो कौन कर सकता है? एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म इन सारे कार्य को करने में सक्षम है। आप ऐसा बोल सकते हैं ना? तो आप देखें कि क्या क्या कर रहा है। देखो यार, आप तो अमीबा तो कुछ भी मतलब आपका अगर एग्जाम में अमीबा आपसे पूछा गया तो आपके नंबर टीचर काट ही नहीं सकते, क्योंकि अमीबा का कोई फिक्स्ड शेप ही नहीं होता। जब उसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता, आड़ा तिरछा होता है, तो आपका डायग्राम तो गलत ही नहीं होगा। आप सोचो, आप तो कभी भी ये कोशिश ना करें साफ़ सुथरा डायग्राम बनाने में कि आप अपने अमीबा को बिल्कुल गोल बना दें या बिल्कुल ऐसा बना दें कि उससे पता चले कि इसका कोई शेप है। तो अमीबा जो होता है बच्चों, उसका कोई परफेक्ट शेप नहीं होता। जैसे आप ये अमीबा महाराज को देख रहे हैं, ये प्रे जो है उनका फूड जो आ रहा है, तो इन्होंने अपने दो स्ट्रक्चर बनाए, इनको हम बोलते हैं सीडोपोडिया। सीडोपोडिया क्या होता है कि ये अपने अंदर के साइटोप्लाज्म को एक तरफ धक्का देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है?
जिसकी वजह से एक तरफ से साइटोप्लाज्म को अपनी तरफ खींचता है, दूसरी तरफ से धक्का देता है, तो एक तरह का यू करके शेप बन जाता है, जिसकी वजह से हम आसानी से अपने प्रे को वो पकड़ सके। फिर धीरे धीरे सीडोपोडिया को उसके पास ले जाते हैं, उसको अंदर ले जाता है और ईट अप कर लेता है। तो ये उनका प्रे गया पेट में, खाना ख़त्म और पैसा हजम, यही वाला काम कर लिया अमीबा ने। तो अमीबा ऐसे किसी भी प्रे को, अपनी छोटे छोटे जानवरों को जो पानी में प्रेजेंट है उससे साइज से बहुत ज़्यादा छोटे, उनको खाता है। अब अ टीचर में शो अ परमानेंट स्लाइड ऑफ अमीबा। हाँ, आपकी बायोलॉजी लैब में अगर जाओगे तो हो सकता है आपकी टीचर आपको परमानेंट स्लाइड दिखाएं। परमानेंट स्लाइड वो होती हैं जो परमानेंटली बना के रखी जाती हैं, उनको फिक्स कर दिया जाता है और उनके ऊपर कोटिंग कर दी जाती है ताकि वो ख़राब ना हो, किसकी, अमीबा और पैरामीशियम की। अब चलते हैं शेप ऑफ द सेल में। शेप में अपीयर इरेगुलर, इनफैक्ट अमीबा हैज़ नो डेफिनेट शेप, मतलब इसका कोई डेफिनेट शेप नहीं है। इट कीप ऑन चेंजिंग इट्स शेप and projection of varying length of protruding out its body. These are called pseudopodia. Pseudopodia, यहाँ पर P साइलेंट होता है। इसको और क्या बोलते हैं, इसको फॉल्स फीट बोलते हैं। फॉल्स मतलब झूठा, फीट मतलब पैर, झूठे पैर। हमने तो सुना था कि हाथ झूठे हो गए, मुंह झूठा हो गया, यहाँ तो झूठे पैर हो जाते हैं इधर। तो सीडोपोडियास जो हैं वो किससे बने हैं, प्रोट्रूडिंग लेंथ ऑफ इट्स बॉडी, और इसको फॉल्स फीट भी कहा जाता है। अब इसको किस लिए इस्तेमाल करता है, दीज प्रोजेक्शन अपीयर एंड डिसअपीयर व्हेन इट मूव और फीड। ये अपीयर होते हैं, डिसअपीयर होते हैं जब अमीबा को इनकी ज़रूरत पड़ती है। द चेंज in shape due to a formation of pseudopodia which facilitate movement and help in capturing food। जो सीडोपोडिया का जो मूवमेंट है बच्चों, ये हमें किन चीज़ों में मदद करता है स्टूडेंट, हमें मदद करता है मूवमेंट करने में और फूड कैप्चर करने में। मतलब आप अपने सीडोपोडिया को इधर 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 खिसका के ऊपर नीचे मूव करके आप आगे पीछे मूव कर सकते हो और अपने प्रे को भी पकड़ सकते हो। और ये जो हम एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जानेंगे, जो ये अमीबॉइड मूवमेंट है, अमीबॉइड मूवमेंट मतलब जैसे अमीबा मूवमेंट करता है वैसे ही हमारे बॉडी में एक सेल होती है जिसको हम वाइट ब्लड सेल बोलते हैं, ये भी अमीबा की तरह मूवमेंट करती है। ये आप हायर क्लासेस में और अच्छे से पढ़ेंगे। द वाइट ब्लड सेल इन ह्यूमन ब्लड इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ सिंगल सेल। अब जो हमारे ह्यूमन ब्लड के अंदर वाइट ब्लड सेल होती है, ये भी एक एग्जांपल है सिंगल सेल का, जो क्या कर सकती है, ये अपने शेप को चेंज कर सकती है। किसकी तरह, मतलब ये किस तरह से घूम सकती है, ये अमीबॉइड मूवमेंट कर सकती है, अमीबॉइड मूवमेंट कर सकती है, अमीबा की तरह अपने शेप साइज को चेंज कर सकती है, जहाँ जाएगी वहाँ की हो जाएगी। समझ में आया। WBC जहाँ जाएगा मतलब वाइट ब्लड सेल वहीं उनकी तरह हो जाएगा। बोलते हैं ना, तुम तो उनके साथ रह रहे के वैसे ही होगा, इतने दिनों से तुम हमारे साथ नहीं रहे, ऐसा बोलते हैं ना बच्चे। आपके कुछ दोस्त होंगे वो भी ऐसा बोले, तो कहना यार क्या हुआ, मैं WBC की तरह हूँ, अमीबा की तरह हूँ, कभी भी बदल जाता हूँ, मौका देख के जहाँ चौका मार देता हूँ। इस टाइप के बच्चे होते हैं कुछ, लेकिन इन बच्चों से दूर रहना चाहिए। क्या पता है कभी आपको भी सीडोपोडिया बना के उन्होंने खा लिया, मतलब आपको नुकसान दे गए, तो आप क्या करो। तो चलिए अपन पर्सनल मैटर्स में ज़्यादा नहीं जाते, अपन आते हैं अपनी पढ़ाई की तरफ। जनरली सेल्स आर राउंड एंड स्पेलिकल एंड एलोंगेटेड। ज़्यादातर जो सेल्स होती हैं वो राउंड होती हैं या गोल स्पेरिकल होती हैं या एलोंगेटेड होती हैं। सम सेल्स आर लॉन्ग एंड पॉइंटेड एट बोथ द एंड। कुछ जो सेल होती हैं वो लॉन्ग होती हैं और पॉइंटेड होती हैं बोथ द एंड। मतलब कैसी होती हैं, इसकी तरह होती हैं, लॉन्ग एंड पॉइंटेड एट बोथ द एंड। दे एक्सिबिट स्पिंडल शेप। और किस तरह का स्ट्रक्चर बनाती है, स्पिंडल शेप का। और ये कहाँ मिलता है अपन को, मसल में इस तरह की सेल देखने को मिलती हैं। सम सेल आर क्वाइट लॉन्ग एंड ब्रांच्ड लाइक अ नर्व सेल।
और नर्वस सिस्टम के अंदर जो हमारे सेल प्रेजेंट होती हैं लॉन्ग होती हैं। बॉडी की सबसे लंबी सेल जो बच्चों होती है वो नर्व सेल होती है, सबसे लंबी लॉन्गेस्ट, समझ में आ रहा है, लॉन्गेस्ट सेल नर्व सेल होती है। और ये नर्व सेल का क्या काम है, ये हमारी बॉडी में अदर ऑर्गन्स के बीच में कोऑर्डिनेट करती है और हमें बताती है कि हमें पीछे से अगर किसी ने तमाचा मारा है तो वो किसने मारा है, या हमें चींटी ने काटा है तो कहाँ काटा है। ये सारे काम किसके हैं, सेंसेशन के काम करने का नर्व सेल का काम है और सिग्नल एक दूसरी जगह भेजती है। अब बात समझ में आई। अब ये जो स्पेरिकल शेप की बाई कॉनकेव शेप की है, एक्चुअल में ये स्पेरिकल नहीं है। आप अगर ध्यान से देखें तो ये जो रेड ब्लड सेल होती है हमारे खून की, वो ऐसी होती है, मतलब आपने इस सेल का इतना पीस काट दिया ऊपर से और इतना कर्व नीचे निकाल लिया, तो किस तरह की सेल होती है रेड ब्लड सेल। आपको ये ऐसी इधर से दिख रही है क्योंकि ये बीच में गड्ढा है, गड्ढा मतलब हॉलो। तो एक्चुअल में आप अगर साइड से देखो रेड ब्लड सेल्स को, वो ऐसी दिखती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बाई कॉनकेव, मतलब कॉनकेव स्ट्रक्चर दोनों तरफ प्रेजेंट है। तो ये हमारा रहा रेड ब्लड सेल। अब हम आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। The nerve cell receive and transfer message, thereby help in control and coordinate the working of a body। अब हमारी बॉडी की कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में नर्व सेल मदद करती है। कंपोनेंट ऑफ द सेल आर इनक्लोज्ड इन अ मेम्ब्रेन। ये सारे सेल के जो पुर्जे, पार्ट्स, छोटे छोटे अलग अलग तरह के यूनिट हैं, ये सारे किस में इनक्लोज होते हैं, मेम्ब्रेन के अंदर। दिस मेम्ब्रेन प्रोवाइड शेप टू द सेल ऑफ द प्लांट एंड एनिमल। आप जो यही मेम्ब्रेन है ना, आप देखें, आप ये देखें कि आप अगर किसी फ्लोर को लेते हैं, आटे को लेते हैं, पाउडर को लेते हैं, आप उसको जिस तरह के डिब्बे में, जिस तरह के कंटेनर में डालेंगे वो उस तरह का हो जाएगा। मतलब कंटेनर का शेप डिसाइड करता है अंदर का शेप पाउडर का। मतलब आप ये समझ लें कि जो फ्रेम होता है या बोल्डर होता है जिसके अंदर कोई चीज़ डाल के हम बनाते हैं, जिसको हम साँचा बोलते हैं ना, आपने देखा होगा मूर्तियाँ जहाँ बनती हैं तो वहाँ एक तरह का एक होलो स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर मट्टी या प्लास्टर ऑफ पेरिस भर देते हैं और उसको निकाल लेते हैं। तो वैसे ही जो सेल मेम्ब्रेन है ना, ये सांचे की तरह काम करती है। ये क्या प्रोवाइड करती है, शेप टू द सेल मेम्ब्रेन, प्लांट और एनिमल को शेप प्रोवाइड करती है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जो सेल वॉल है ये एक एडिशनल लेयर है। एडिशनल लेयर कहाँ प्रेजेंट होती है, प्लांट सेल में। ये बात ध्यान रखना है कि सेल वॉल सिर्फ कहाँ प्रेजेंट होती है, प्लांट में। सेल वॉल कहाँ प्रेजेंट होती है, प्लांट में। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सेल मेम्ब्रेन किस में प्रेजेंट होती है और सेल वॉल किस में प्रेजेंट होती है। ये बेसिक क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा आपको आगे तक काम आएंगे। तो एक एडिशनल लेयर प्रेजेंट होती है प्लांट के अंदर जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। ये सेल वॉल जो होती है ये शेप और रिजिडिटी प्रोवाइड करती है। मतलब सेल जो है उसको रिजिडिटी मतलब रफ एंड टफ बनाती है ताकि वो और ज़्यादा मजबूत बने। किसको, प्लांट सेल को। बैक्टीरियल सेल ऑल्सो हैव सेल वॉल। जो सेल वॉल है ना वो बैक्टीरियास में भी प्रेजेंट होती है। कहाँ पर, बैक्टीरियास में और प्लांट सेल में ये प्रेजेंट होती है। ये क्या करती है, इसका काम क्या होता है, रफ एंड टफ बनाती है, रिजिडिटी इंक्रीज करती है, टफनेस इंक्रीज करती है किसी भी सेल की। अब देखें साइज ऑफ सेल। अब देखो बच्चों, जो साइज ऑफ सेल है वो माइक्रोमीटर से लेके लार्ज साइज तक भी होता है। द साइज ऑफ सेल इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म में एज बी स्मॉल इन मिलियंथ ऑफ द मीटर। मतलब लाखों का मतलब 10 लाख का मिलियंथ ऑफ द मीटर मतलब 10 लाख का हिस्सा हो सकता है या कुछ सेंटीमीटर का भी हो सकता है। सेल का साइज वेरिएबल है, वो बहुत ज़्यादा छोटे भी हो सकते हैं और इतने बड़े भी हो सकते हैं कि आपकी आंखों से आसानी से दिख जाएं। लेकिन मोस्ट ऑफ द सेल आर माइक्रोस्कोपिक इन नेचर एंड आर नॉट विजिबल टू अनएडेड आई। और बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं और वो अपनी आंखों से जल्दी दिखते नहीं हैं। वो कैसे दिखते हैं, माइक्रोस्कोप से।
अब देखें, ये छोटे मोटे चुन्नू मुन्नू पुन्नू जो दिख रहे हैं आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म ABCDE, ये सारी पिक्चर्स जो लिए गई हैं स्टूडेंट्स, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की माइक्रोस्कोप से ली गई हैं। माइक्रोस्कोप में रख के इनको देखा गया और वहाँ से इनकी फ़ोटोज़ कैप्चर की हैं। अब इन्होंने कहा है मोस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो आँखों से नहीं दिखते, मतलब ज़्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आँखों से नहीं दिखते, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो आपकी आँखों से दिख जाते हैं। जैसे एग, हैन का एग जो है वो हमने डिस्कस किया कि वो एक इतनी बड़ी सेल है जो आपकी आँखों को आसानी से दिख सकती है। तो आप ये देखें कि यहाँ और किस चीज़ के बारे में मेंशन किया गया है। यहाँ 170 mm इंटू 130 mm के एक साइज़ की बात की गई है जो एक करीबन 17 सेंटीमीटर बाय 13 सेंटीमीटर का है। वो किसका है? वो है ऑस्ट्रिच का अंडा। दुनिया का सबसे बड़ा किसी बर्ड का अंडा होता है तो वो ऑस्ट्रिच का अंडा है। और हमने हैन के अंडे में क्या बात कही थी कि ये सिंगल सेल है। तो अगर हम ऑस्ट्रिच का अंडा देखें तो ये सबसे बड़ी सिंगल सेल है जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। अब ये देखो, ये है ऑस्ट्रिच का अंडा, आपके हाथ से भी बड़ा है, एक हाथ में नहीं आ रहा। तो ये इतनी बड़ी सेल है जो आप अपनी आंखों से आसानी से देख सकते हैं। अब चलते हैं, अब थोड़ी सी डिस्कस करने की चीज़ ये है कि आपने अगर अंडा खाया है, आप अगर नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपने देखा होगा कि अंडे के बाहर जो वाइट कलर का पोर्शन प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एल्ब्यूमिन बोलते हैं। अगर हम अंडे को उबालें तो वो सफ़ेद कलर का पोर्शन जम जाता है और बीच में पार्ट होता है यॉक, जिसको हम क्या बोलते हैं? जी, बीच का जो येलो पार्ट होता है हम उसको यॉक बोलते हैं। तो देख लें अंडे का फंडा क्या है। ये देखें, ये जो शेल थी इसके अंदर, अब बाउल के अंदर ये देखें जो बाहर वाइट प्रेजेंट था उसको क्या बोलते हैं हम? एल्ब्यूमिन। और फिर यॉक मेम्ब्रेन है और बीच में येलो कलर का यॉक प्रेजेंट है। ये यॉक है, यॉक। वो यॉक नहीं है जो आपने वाइफ और यॉक पढ़ा है, ये यॉक है, समझ लें, ये यॉक है। ज़्यादा कोशिश ना करें इसको प्रोनाउंस करने की, वो आपको समझ में धीरे धीरे आ जाएगा। तो एल्ब्यूमिन और यॉक की बात करी हमने। द साइज ऑफ द सेल हैज़ नो रिलेशन विद द साइज ऑफ द बॉडी ऑफ द एनिमल। आप ये जान लें कि इससे कोई मतलब नहीं कि सेल का साइज का कोई रिलेशन नहीं है साइज ऑफ द एनिमल से। आप ये नहीं कह सकते कि हाथी बड़ा होता है तो हाथी की सेल बड़ी है, समझ में आया? बिल्डिंग बड़ी है इसका मतलब नहीं कि ईंटें बड़ी लगाई हैं, समझ में आया? सेल वो बेसिक यूनिट सेम होती है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि चूहा है, बिल्ली है, हाथी है, डायनासोर है। सेल उसी साइज़ की होती है जितने साइज़ की वो नॉर्मल तरीके की होती है। मतलब एक ही तरह की सेल्स कहीं ना कहीं रिपीट होकर क्या बनाती हैं? टिश्यू बनाती हैं। और टिश्यू जब रिपीट होते हैं तो बच्चों क्या बनता है? ऑर्गन। और ऑर्गन बहुत सारे मिल के क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। और जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं तो एक क्या बनता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म या ह्यूमन बॉडी जिसको बोल सकते हो आप। इट इज नॉट नेसेसरी दैट सेल ऑफ द एलिफेंट must be bigger than those of size related to its function। मतलब ये नहीं कि बड़ा काम कर रहे हैं तो बड़ा साइज होगा। अब ये देखें, अब जो ये प्रोटीन है, लिपिड हैं, एटम्स हैं, अब ये बात ध्यान रखें कि जो एटम होते हैं ना बच्चों, फिजिक्स के अंदर हम एटम की बात करते हैं, केमिस्ट्री के अंदर हम मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स की बात करते हैं। तो जब एटम मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनते हैं, कंपाउंड बनते हैं। जब कंपाउंड मिलते हैं तो क्या बनते हैं? वो या तो मॉलिक्यूल्स कंपाउंड मिलकर प्रोटीन बनाते हैं या लिपिड बनाते हैं या दूसरे तरह के डीएनए या आरएनए मिलके बना रहे हैं, वो बेसिस बनाते हैं। और ये सब मिलकर बायोमॉलिक्यूल्स बनाते हैं, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल जो लाइफ के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बायोमॉलिक्यूल। और जब बहुत सारे बायोमॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो कोई सेल ऑर्गेनल बनता है। जब सेल ऑर्गेनल्स बनता है तो सेल के बहुत सारे जब अलग अलग तरह के ऑर्गेनल बनते हैं तो उनको अगर मिला दिया जाए तो सेल बनती है। तो ये समझ लें कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, वो चूहे की सेल में भी उतना ही बड़ा होगा जितना कि एलिफेंट की सेल में है।
समझ में आया? तो बेसिक शेप साइज इतना चेंज नहीं होता। हाँ, एक चीज़ और यहाँ हमने इसको नहीं देखी थी, आप ये देखें एनिमल सेल्स के अंदर सिर्फ एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, जिसको हमने यहाँ डिस्कस किया है, सेल मेम्ब्रेन। ये येलोइश और पेल ब्राउन कलर की है। लेकिन हमने यहाँ देखा प्लांट सेल के अंदर की सेल वॉल बाहर की तरफ है और दूसरी चीज़ सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ है। अब बात समझ में आई क्या डिफरेंस होता है सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल में, जिसको हमने इस पिक्चर को डिस्कस नहीं किया था, लगे हाथ यहाँ इसको हमने डिस्कस कर लिया। अब देखें साइज ऑफ सेल इज रिलेटेड टू इट्स फंक्शन। अब साइज ऑफ सेल जो होता है वो इस पे डिपेंड करता है कि वो काम क्या कर रहा है ना। मतलब अगर उसका काम साफ सफाई का है तो उस सेल को किस तरह का होना चाहिए बच्चों, ब्रश की तरह, है ना। अगर उस सेल का काम एब्जॉर्प्शन का है तो उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होना चाहिए, मतलब वो अच्छे तरीके से दूसरी चीज़ को एब्जॉर्ब कर ले, है ना। आप ये ज़मीन के अंदर या फ्लोर के ऊपर आप क्या करते हो, अगर वाटर या कोई चीज़ गिर जाती है तो आप कपड़ा लेके आते हो, आप स्टिक लेके नहीं आते, क्योंकि आप चाहते हो कि जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा हो वो आसानी से चीज़ को एब्जॉर्ब कर ले। तो यही है फंक्शन बॉडी के अंदर भी। आप जो साइंस है ना वो सिर्फ थोड़ी थोड़ी कॉमन सेंस की बात है, बहुत ज़्यादा एडवांस चीज़ नहीं होती स्टूडेंट्स। आपको ये सोचना है कि जो सेल है, सेल जो है वो कोई काम करेगी तो काम के हिसाब से ही उसका स्ट्रक्चर होगा ना। जैसे नर्व सेल है, अब नर्व सेल का काम क्या है, सिग्नल भेजना, तो इसका स्ट्रक्चर जो होगा वो सिग्नल के हिसाब से होगा। मतलब इसमें सारी वो मशीनरी या सेटअप प्रेजेंट होगा जो एक जगह से दूसरी जगह सिग्नल को पहुंचा दे आसानी से। दूसरी चीज़ ये कैसी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्गेस्ट होगी, मतलब लॉन्ग साइज की होगी। तो आपकी अगर नर्व सेल लंबी होगी तो 2-3 नर्व सेल में ही इधर से उधर इम्पल्स पहुंच जाएगा, मतलब सिग्नल पहुंच जाएगा। और अगर बहुत सारी नर्व सेल हों, छोटी छोटी हों, तो आप सोचें कि एक सेल से सिग्नल निकला, फिर दूसरी में गया, फिर तीसरी में गया, ऐसे पहुंचते पहुंचते बहुत टाइम लग जाएगा। मान लो आपने सामने सांप देखा और आपका पैर कितनी जल्दी वहाँ से हटता है और आप भागना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपकी जो नर्व सेल्स हैं स्टूडेंट्स वो साइज़ में बहुत बड़ी हैं। जब वो बड़ी हैं तो वो जल्दी से सिग्नल को इधर से उधर पहुंचा देती हैं, मतलब लॉन्गेस्ट हैं, बिगेस्ट नहीं, लॉन्गेस्ट, लंबी हैं। तो उनका सिग्नल एक कोने से निकलता है, दूसरे कोने में ब्रेन तक पहुंचता, ब्रेन कहता है भागो सांप है ना। यही सिग्नल आपको मिलता है। और ये किस तरह की होती है, ब्रांच होती है, मतलब इनका पूरा नेटवर्क प्रेजेंट होता है और ये सिग्नल्स को, मैसेजेस को कलेक्ट करती हैं और दूसरे सेल्स को सिग्नल्स भी भेजती हैं। अब ये देखें, अब ये जो साइनेप्सिस यहाँ शो किया हुआ है, मतलब इसको दूसरे न्यूरॉन से सिग्नल मिल रहे हैं जो इसके न्यूक्लियस तक आते हैं और फिर स्माइलिन शीट की बॉडी से होते हुए मसल फाइबर पे चले जाते हैं। अब जैसे माइंड से दूसरे न्यूरॉन से सिग्नल आया, उस न्यूरॉन ने इस न्यूरॉन को, या नर्व सेल, एक्चुअल में नर्व सेल को ही न्यूरॉन बोलते हैं, सिग्नल मिला इसको कि भैया सामने जो है ना वो पिन पड़ी है या कांटा पड़ा है, आपके पैर में लग जाएगा। तो ये सिग्नल न्यूरॉन ने कहाँ भेजा, मसल फाइबर को। उन मसल फाइबर को जो लेग के अंदर प्रेजेंट है, और लेग के अंदर प्रेजेंट है तो लेग ने क्या करा, अपने लेग ने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करा और पैर वहाँ से हट गया। अब चीज़ आपको समझ में आई कि ये कैसे काम करता है। अब चलते हैं सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में, कि सेल के क्या क्या सेल के स्ट्रक्चर्स होते हैं और उनके फंक्शन क्या होते हैं। यू हैव स्टडीड इन द 7th अबाउट द डाइजेस्टिव ऑर्गन विच टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट अ डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या होता है कि डाइजेस्टिव ऑर्गन जो होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। ईच ऑर्गन इन द सिस्टम परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। हर सिस्टम के अंदर एक ऑर्गन होता है जो अपना एक स्पेसिफिक या निर्धारित काम करता है। ईच ऑर्गन इन द सिस्टम परफॉर्म अ डिफरेंट फंक्शन, अलग अलग अपना काम करते हैं। डाइजेशन, एसिमिलेशन एंड एब्जॉर्प्शन,
ये सारे काम किसके हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम के हैं। डिफरेंट ऑर्गन ऑफ प्लांट परफॉर्म स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड फंक्शन। क्या होता है? अब जो डिफरेंट ऑर्गन होते हैं वो स्पेशलाइज्ड स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। क्या करते हैं? जो अलग अलग तरह के ऑर्गन हैं उनकी अलग अलग काम है। आप देखें कि आपका क्लास का जो मॉनिटर है या आपके क्लास का जो कैप्टन है उसके अलग अलग काम है। आपके कुछ अलग, आप अगर साइंस ग्रुप के मेंबर हैं या आप उस ग्रुप को बिलोंग करते हैं या आप ऑरेंज हाउस या पिंक हाउस को बिलोंग करते हैं, तो आपकी अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके फ्रेंड की अलग है। वैसे ही जो सेल्स हैं उनकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। जैसे कि रूट के अंदर जो सेल प्रेजेंट हैं उनका काम क्या होता है स्टूडेंट्स? उनका काम करना है वाटर और मिनरल्स को सॉइल के अंदर से इकट्ठा करना है और कहाँ पहुँचाना है? प्लांट के पार्ट्स में। जो लीव्स में सेल प्रेजेंट है उनका काम करना है कि खाना बनाएं और प्लांट के सारे पार्ट को भिजाएं या डिस्ट्रीब्यूट करें। अब ये ध्यान दें आप कि जो ऑर्गन होता है वो किसका बना होता है? ऑर्गन इज फर्दर मेड अप ऑफ स्मॉल टिश्यूज। अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन। टिश्यू एक तरह का सेल होता है। टिश्यू एक तरह का ग्रुप ऑफ सेल होता है जो परफॉर्म करता है स्पेसिफिक फंक्शंस को। किनको? स्पेसिफिक फंक्शंस को टिश्यू परफॉर्म करता है। मतलब आप ये समझें कि सेल्स जब मिलती हैं इकट्ठा ग्रुप में सेम टाइप की तो टिश्यू बनाती हैं, और टिश्यू जब मिलते हैं तो ऑर्गन बनाते हैं, और ऑर्गन एक ही टाइप का फंक्शन करते हैं। द ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शन। तो आपको टिश्यू की डेफिनेशन क्या याद रखना है कि टिश्यू इज मेड अप ऑफ स्मॉलर यूनिट कॉल्ड सेल एंड टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शन। टिश्यू जो है वो एक या एक से ज़्यादा तरह की सेल से बना हुआ स्ट्रक्चर है जो कोई स्पेसिफिक काम कर रहा हो। तो ये और समझ लें, ये रहा। अब देखें जो एटम्स, केमिकल्स, मॉलिक्यूल्स ने कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाया, मॉलिक्यूल्स ने कंबाइन होकर ऑर्गेनल, और ऑर्गेनल्स ने कंबाइन होकर बच्चों सेल बनाया। अब सेल ने कंबाइन होकर, अब देखें यहाँ पर सेल ने कंबाइन होकर यहाँ क्या बनाया? टिश्यू बनाया। अब ये एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ये सेल, ये टिश्यू और ये ऑर्गन, और ये ऑर्गन सिस्टम, और ये बन गया ऑर्गेनिज्म। अब समझ में आया कि ये काम कैसे चलता है, कि टिश्यू क्या होता है, सेल क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम क्या होता है और ऑर्गेनिज्म क्या होता है। तो फिर हम आगे चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं किस पे? पार्ट ऑफ सेल। अब हम सेल के पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो सेल के पार्ट्स में हम सेल मेम्ब्रेन्स को डिस्कस करेंगे फर्दर नेक्स्ट वीडियो में। और अब तक के लिए बस इतना। थैंक यू, बाय।